सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो जो है वो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए है और मैं बताने वाली हूँ 45 डेज़ की स्ट्रेटेजी कि आपकी क्या होनी चाहिए कि आप आसानी से सीए फाउंडेशन क्लियर कर पाओ। सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा वीडियोस इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो ज़्यादा सीए इंटर के हैं और फाउंडेशन की वीडियोस मेरी ज़्यादा लोग नहीं देखना पसंद कर रहे हैं। लेकिन अगर इसका रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिला और अगर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बोला कि और वीडियोस आपको फाउंडेशन के लिए चाहिए तो मैं अगली बार से फाउंडेशन के लिए ज़्यादा वीडियोस लाने का ट्राई करूँगी। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए फर्दर स्टार्ट करते अपनी वीडियो से। सबसे पहले कि 45 डेज़ की स्ट्रेटजी हमको बनानी है और हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, राइट। तो अप्रॉक्स हर दिन हमको मतलब 11 दिन हम बांटते हैं, तो 11 दिन में हमको एक सब्जेक्ट करना है। सबसे मतलब एक मेन जो मेरे को समझ आती है चीज़ कि ज़्यादातर लोगों को मैथ्स में और लॉ में ज़्यादातर हमको दिक्कत इसी में आती है। बाकी अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स तो ऐसा रहता है कि हम 11th और 12th से पढ़ते आ रहे हैं तो वो आसानी से हो जाता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं मैथ्स हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, उससे हमको शुरुआत से डर लगता है। और लॉ जो है वो अभी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सब्जेक्ट है तो उससे हमको कहीं ना कहीं डर लगता है। तो देखो, 2 माइलस्टोन्स हमको फाउंडेशन में क्रॉस करने हैं। सबसे पहले तो 400 में से हमको 200 मार्क्स चाहिए, राइट। सेकंड जो है हमको ईच सब्जेक्ट में 40 नंबर चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना है, कोई सा भी हमको एक अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट जिस पे हमारी अच्छी कमांड हो। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए वो अकाउंट्स था, तो वो सब्जेक्ट सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है। सेकंड, हमको ये कोशिश करनी है कि सारे सब्जेक्ट्स पे हमारा जो ध्यान है वो इक्वल हो। इसी के लिए मैंने सारे सब्जेक्ट्स का जो टाइम है वो इक्वल रखा है। ऐसा नहीं करा है कि इको पे कम ध्यान की ज़रूरत है तो चलो इको पे कम रखते हैं और मैथ्स पे ज़्यादा है तो मैथ्स पे ज़्यादा नहीं। हम सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ पर ही सबसे बेसिक हमारी स्ट्रेटेजी बनाने में मिस्टेक होती है कि हम किसी सब्जेक्ट को कम टाइम देते हैं और किसी को ज़्यादा। तो जिसको आप ज़्यादा दोगे उसमें आप अच्छा सा स्कोर कर लोगे, लेकिन जिसमें आप कम दोगे वही सब्जेक्ट फिर जो आपका रहता है वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो ये गलती हमको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे फर्स्ट हमारे पास 11 डेज़ के लिए 11 डेज है हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो अकाउंट्स में हम ऐसा मतलब एक बेसिक जो क्वेश्चन आता है किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले कि आखिर हम इसको कहाँ से पढ़ें, क्योंकि इतने सारे हमारे अराउंड चीज़ें हैं। हमने जिसके लेक्चर्स लिए हैं उनके नोट्स हैं, फिर आईसीआई मॉड्यूल है ऑफकोर्स हमारी, और हमारे जो फ्रेंड्स जो हमारे फ्रेंड्स हैं उन्होंने अगर किसी दूसरे के लेक्चर लिए फैकल्टी के तो वो हमको सजेस्ट करते हैं कि यार ये वाली फैकल्टी के नोट्स तो ज़्यादा अच्छे, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ भी घूम रही है। तो फिर इतनी सारी चीज़ों के अराउंड हम कहाँ से पढ़ें मेन। और अगर हम कोई चीज़ स्टार्ट कर भी देते तो हमारे माइंड में एक बेसिक डाउट वो आता ही है कि यार मतलब हमने कर तो लिया है भले ही स्टार्ट, पर अब पता नहीं इसमें से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। और ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो कि हर किसी को आता है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आपको सारी चीज़ें जो है वो मैं बता दूँ और सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड होकर ही आप आगे बढ़े और आपके अच्छे नंबर आसानी से आ सकते हैं। मैंने खुद ने अप्रॉक्स 2 मंथ्स ही पढ़ा था और मेरे 310 मार्क्स आ गए थे। तो मैं इंश्योर करूँगी कि मैं अपनी जो स्ट्रेटेजी मैं बताने वाली हूँ वो ऑलमोस्ट मेरी ही जो मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी वही स्ट्रेटेजी हो, यानी कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड अप्रोच रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहला मैं आपका एक क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ कि हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए। आईसीआई मॉड्यूल ही एक लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए हर सीए स्टूडेंट के लिए, भले ही आप फाउंडेशन में हो, इंटर में हो या फिर फाइनल में हो। लेकिन आईसीआई हमेशा अपनी इंस्टीट्यूट की बुक से मतलब आईसीआई मॉड्यूल से क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन जो रहते हैं वो पेपर में ज़रूर डालता है कि आप आसानी से उस पेपर को क्लियर कर सको। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है वो हमारे अराउंड ये बोलते हैं कि आईसीआई मॉड्यूल हमने भी पढ़ी थी लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं, क्वेश्चंस क्या पता कहाँ से ही आए। ऐसा आपको लगता है? अगर आप ये सोच रहे हो कि सेम क्वेश्चन से सेम डिजिट्स बिल्कुल कुछ भी आईसीआई चेंज नहीं करेगा और एज इट इज दे देगा, तो यार आप एक सीए स्टूडेंट ऑफकोर्स आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, राइट। थोड़ा बहुत वो पैटर्न चेंज करेगा, लेकिन अगर आपने आईसीआई मॉड्यूल को अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ कर अगर पढ़ा है तो आप डेफिनेटली इसको क्रैक जो है वो कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये आता है कि हम ये सोच रहे हैं कि आईसीआई मॉड्यूल के सिर्फ क्वेश्चंस करें, मतलब उसके जो बीच के इलस्ट्रेशंस रहते हैं वो कर रहे हैं या फिर जो पीछे आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं वो करना है। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि कहाँ से क्या करना है। आईसीआई मॉड्यूल में एक एक शब्द जो है वो इम्पोर्टेंट है और उसके अलावा आईसीआई बहुत कम चीज़ें पूछता है। तो अगर आपको पूरी आईसीआई मॉड्यूल अच्छी तरीके से आती है तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो।
सेकेंडली आपका एक क्वेश्चन रहता है बहुत सारे लोगों का कि मैथ्स में हम कहाँ से पढ़े। तो भले ही मैथ्स हो, लॉ हो या फिर कुछ भी हो, सारी चीज़ें जो है वो हमको उसके आईसीआई मॉड्यूल की करनी है, लेकिन मैथ्स में थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए हमको ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए रहते हैं। तो आप अपने जो फैकल्टी, आपने जिसके भी लेक्चर देखे थे उनकी जो नोट्स है वो रिफ़र कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस। लेकिन डेफिनेटली अगर आपको आईसीआई मॉड्यूल के कंसेप्ट आते हैं तो आप आसानी से क्लियर कर पाओगे। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने अकाउंट्स पूरा आईसीआई मॉड्यूल से ही करा था और मेरे लेजिट उसमें 88 मार्क्स आए थे। उसके अलावा मैंने आईसीआई मॉड्यूल के अलावा और कुछ भी नहीं करा था। ज़रूर मैंने क्वेश्चंस कुछ पेपर सॉल्व करे थे, लेकिन भले ही मैंने पेपर सॉल्व करे वो प्रैक्टिस के लिए हो, लेकिन मैंने अपनी पूरी जो कंसेप्ट पर कमांड बनाई थी वो पूरी मैंने आईसीआई मॉड्यूल से बनाई थी, राइट। तो अगर आप आईसीआई मॉड्यूल को अच्छे से कर लेते हो, और मैंने अपने अटेम्प्ट में ये देखा था कि आईसीआई मॉड्यूल के एज इट इज़ क्वेश्चंस जो है वो पेपर में आते हैं, और वो क्वेश्चंस आते हैं जब आप पेपर सॉल्व करोगे। तो जो क्वेश्चंस आपको उस टाइम पर टफ लग रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल से ज़रूर से मार्क कर लो, और वो क्वेश्चंस आप बिल्कुल देखोगे एग्जाम में एज इट इज़। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस में आईसीआई जो रहता है वो डिजिट्स भी चेंज नहीं करता है, A to Z आपको क्वेश्चन सेम मिलता है। और अगर ऐसे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आ जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी बहुत हाई हो जाता है, राइट। फिर अगर हम लॉ की बात करें तो इसको आप 11 दिन दोगे अकाउंट्स को, तो आप बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि वो पूरे दिन इतना टाइम एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जो स्ट्रेटजी है वो ऐसी बनाई है कि अकाउंट्स जो है उसको आप हाफ टाइम दोगे और आधा टाइम जो रहेगा वो आप लॉ को दोगे। कौन से सब चैप्टर्स आपको कब मैनेज करने हैं, कब लेने हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको एक अप्रॉक्स टाइम बताया है कि 11 डेज आपको देने हैं हर सब्जेक्ट को। अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करके चलोगे तो डेफिनेटली आपका जो माइंड है वो भी बना रहेगा, मतलब उस सब्जेक्ट को लेकर, और आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा, ठीक है। तो आप पोर्शन ऐसे करना, जैसे कि 22 डेज फॉर अकाउंट्स एंड लॉ, मिक्स मर्ज कर लेना। कभी लाइक पूरे दिन में आपको इतना लॉ पढ़ना है, इतना अकाउंट्स पढ़ना है, तो या तो आप सुबह का टाइम अकाउंट्स को दे देना या फिर रात का टाइम एक अलोकेट कर देना, और बिल्कुल 22 डेज तक आप कंटिन्यूस उसी टाइम पर लाइक आप फिक्स कर लेना कि उसी टाइम पर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो और उसी टाइम पर आप लॉ पढ़ रहे हो। क्योंकि अगर आपने फ्रीडम दे दी ना इस बात की कि यार कभी भी पूरे दिन में मेरा मन होगा तो वो पढ़ लूँगा, तो जो सब्जेक्ट को आप बाद में प्रायोरिटी दोगे बहुत सी बार वो सब्जेक्ट छूट जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एक टाइम अलोकेट कर लेना कि 12 से 6 लाइक मुझे अकाउंट्स पढ़ना है और 6 बजे के बाद मुझे जो है वो लॉ पढ़ना है। तो अगर किसी दिन मेरा 6 बजे तक का टाइम वेस्ट हो गया बाय चांस, तो अब मैं वो अकाउंट्स नहीं पढ़ूंगा, मैं लॉ करके बैठूंगा, ठीक है। और टाइम वेस्ट की बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि आप इतने कम दिन बाकी हैं, तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना हो सके उतना कंटिन्यूस रहने की कोशिश करो, क्योंकि 2 मंथ्स जो है मतलब 45 डेज़ की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल इनफ है क्लियर करने के लिए। और मैंने भी इतने में ही करा, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि बिल्कुल इनफ है, इसके अलावा आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगर हम मैथ्स की बात, लॉ जो रहता है ना, लॉ में एक वो रहता है हमारा सपोर्ट जो रहता है वो इंग्लिश का रहता है। अगर इंग्लिश पे आपकी अच्छी कमांड है शुरुआत से, जैसे मेरी थी, मेरी इंग्लिश पे काफ़ी अच्छी कमांड थी। अगर हम लिखने की बात करें तो ऑलमोस्ट मतलब मेरे इंग्लिश में हमेशा से ही राइटिंग स्किल्स वगैरह में फुल मार्क्स आते थे, तो उसमें मेरी एक अच्छी ग्रिप थी। तो मेरे को लॉ के पेपर में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की लॉ में, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे लोगों को वो नहीं हो पाता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं करा था। बिल्कुल हाँ, आप सही सुन रहे, क्योंकि मतलब उस टाइम पे मैं जिसको भी ऐसा बोलती थी ना कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं करा तो उसके अलावा और लॉ में है ही क्या। तो और भी दूसरे एक्ट है जो भले ही छोटे हैं पर वो भी मार्क्स वेटेज रखते हैं। तो मुझसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं होता था तो फिर मैंने नहीं करा। मैं मानती हूँ कि वो सिंपल था बट मुझे इतना टाइम नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि जो बाकी बच्चे पे लॉ से वो कर लूँ और इंग्लिश पे ग्रिप बना लूँ। इसीलिए मेरे जो लॉ के मार्क्स थे वो कंपैरेटिवली बाकी 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स से थोड़े कम थे, बट फिर भी वो अच्छे थे। लाइक अप्रॉक्स मेरे को अभी एकदम परफेक्ट याद तो नहीं है, पर 66 ऐसे कुछ मार्क्स थे, 60 अबव मार्क्स थे। तो फाउंडेशन में मेरे काफ़ी अच्छे नंबर थे, लॉ में थोड़े कम थे बट इनफ थे मेरे हिसाब से, वो भी मुझे सही लग रहे थे जितनी मैंने मेहनत करी थी। तो आपसे जो हो पा रहा है आप उतना कर लो, और उतना करने पर आप अपने आप को कॉन्फिडेंस कम मत होने दो खुद का, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो ना वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वेटेज रखता है। बस ये प्रायोरिटी पर रखो कि आप जो भी कर रहे हो उसका जो आप जिस तरीके से उसको कर रहे हो वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब अगर एटलीस्ट वो एग्ज़ाम में आता है तो उतना आपको आना चाहिए। फिर उसमें आप खुद को एक्सक्यूज़ ये नहीं दे सकते हो कि यार ये मैंने अच्छे से नहीं करा था। नहीं, अगर आप 4 चैप्टर है और उसमें से सिर्फ 2 चैप्टर करके एग्जाम में जा रहे हो तो एटलीस्ट वो 2 चैप्टर में से अगर कुछ भी आए तो आपके उसमें फुल नंबर आने ही चाहिए, राइट।
फिर अगर आप, क्योंकि 2 चैप्टर्स तो आप ऑलरेडी छोड़ रहे हो ना, मतलब उसमें से तो कुछ नहीं ही आएगा। तो बस ये मेरा कहने का मतलब था। और अगर हम मैथ्स और इको की बात करें तो वो भी ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप सारी चीज़ें आईसीआई मॉड्यूल में से कवर कर रहे हो तो बेस्ट रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी एकदम क्लियर हो गई होगी कि आपको क्या कैसे पढ़ना है। और अगर आपको इस पर और कुछ वीडियोस चाहिए फाउंडेशन पर, जो कि टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने अप्लाई करी थी कि कम टाइम में मतलब मैं ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाऊँ, और जो कि मैंने करा भी है, 310 मार्क्स इज़ अ काफ़ी अच्छे नंबर है। मतलब बिल्कुल मेरे को तो सेटिस्फेक्शन लेवल एकदम हाई हो गया था कि यार इतने कम टाइम में पढ़कर अगर इतने अच्छे नंबर आ सकते हैं। अगर आपको फाउंडेशन के लिए और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं फाउंडेशन के ऊपर और वीडियोस भी लाऊंगी इन फ्यूचर। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।